आज सुनिए अमृता प्रीतम द्वारा लिखित उपन्यास बंद दरवाजा भाग 5। इतवार को कम्मी और स्कूल स्टाफ की बाकी अध्यापिकाएं मिलकर नदी पर जाया करती थीं। सप्ताह के शेष दिनों में तो प्रातः ही तैयार होकर स्कूल जाने की जल्दी होती थी। नदी पर जाने का समय नहीं होता था। अकेली कम्मी कभी सप्ताह के बाकी दिनों में भी चक्कर लगा लिया करती थी। पौ फटने वाली थी। कम्मी ने एक बड़े रूखे पत्थर पर अपना तौलिया रखा। पानी की छोटी छोटी छींटें उड़कर कम्मी की टांगों पर पड़ी। शीत की एक लहर उसके कंधों में से निकली। आज हवा कुछ तीखी थी। कम्मी ने एक सूखा पत्थर अपने तौलिए के ऊपर रखा। आसपास देखा। एक ओर ऊंचे नीचे खेत, एक ओर छोटी सी पहाड़ी। दूर पहाड़ी घरों की पीठें थीं। सारा मौन वातावरण नदी के पानी से धड़क रहा था। आज कम्मी का मन भी आगे से अधिक धड़क रहा था। कम्मी को कभी कभी अपने दिल की इतनी धड़कन से डर सा लगता था। उसने जल्दी से कमीज उतारी, तौलिए से पत्थर उठाया, कमीज रखी, फिर ऊपर पत्थर रख दिया और फिर वह जल्दी से पानी में प्रवेश कर गई। शरीर पर पानी के स्पर्श से पहले एक गुलाबी रंग फिरा, फिर स्लेटी सा। सारा शरीर कुछ देर सर्दी से कांपा, फिर वह कंपन कहीं चलते पानी में ही बह गया। शरीर सुन्न हो गया। अब दिल की धड़कन भी उस तरह नहीं थी। या शायद कम्मी ने सोचा, नदी की धड़कन इतनी ऊंची है कि दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती। कम्मी अडिग शांत पानी में लेटी रही। नदी का पानी बहुत कम गहरा था। पानी कम्मी के शरीर के साथ स्पर्श करता और आगे चला जाता। समय भी इसी तरह चलता जाता था, नदी के पानी की तरह। कितने दिन, कितने महीने, कितने बरस गुजर गए हैं। मैं जैसे वक्त के इस पानी में निरंतर नहा रही हूं। कम्मी को विचार आया और इतनी निरंतरता कम्मी को कुछ स्वाभाविक नहीं प्रतीत हुई। उसे लगा उसके भीतर कुछ सुन्न हो गया था। सोए हुए मांस पर जैसे कोई चिकोटी काट कर देखता है। कम्मी ने अतीत को सोचा। विवाह एक गुड्डे गुड़ियों के खेल की तरह। उसने पाल के चेहरे को एक बार याद करना चाहा, परंतु उसकी पहचान ही जैसे कम्मी को भूल गई थी। आंखों के आगे कुछ न आया। कम्मी ने एक नफरत का सहारा लेना चाहा, परंतु इन सारे ख्यालों में नफरत का कोई आसरा भी कम्मी को कहीं न दिखाई दिया। कम्मी ने शील के मृत प्राय चेहरे को याद करना चाहा, फिर लाल कपड़े में लिपटी हुई हैरान परेशान शील, फिर उन दो कमरों के क्वार्टर में एक बालक से खेलती हुई शील। कम्मी की आंखों के आगे कोई जानी पहचानी वस्तु नहीं आई। हार कर उसने अपने पिता की मौत की घटना को सोचा। कोई आंसू, कोई टीस उसे अपने भीतर न मिली। अब मेरा शरीर, मेरा दिल जाने सुन्न हो गया है। कोई कंपन नहीं, कोई जल्दी नहीं। कम्मी ने आंखें बंद की, आंखें खोली। सामने ऊंचे पहाड़ पर उगे वृक्षों की शाखाओं के अंतर में से प्रातःकाल का प्रवेश बहने लग गया था। कम्मी ने अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे और नदी में से बाहर निकली। पहले एक पत्थर पर खड़ी हुई, फिर उसने अपने हाथों से अपने शरीर पर से पानी निचोड़ा, फिर बाहर पड़े सूखे पत्थर पर पड़े हुए अपने कपड़ों के नीचे से अपना तौलिया निकाला, अच्छी तरह शरीर को पोंछा और तौलिया लपेट कर अपने शरीर पर से गीले कपड़े उतारे। एक बार पुनः तौलिए से फिर अपना शरीर सुखाया और सूखे कपड़े पहन लिए। क्या इस वक्त की नदी में से भी किनारे पर जाना पड़ेगा? गले में कोई और कपड़ा, पैरों के नीचे कोई और धरती। कम्मी कुछ हैरान सी एक सूखे पत्थर पर बैठ गई। प्रातः की पहली धूप उसको अपने मुंह पर बड़ी अच्छी लगी। दोपहरी ढलने लग गई थी। कम्मी स्कूल से फारिग होकर माँ की कॉटेज की ओर जा रही थी। बाहर की पक्की सड़क पर उसने एक डांडी देखी। डांडी मजदूर सड़क पर खड़ी कम्मी के पास पहुंचे। शायद कम्मी का नाम नहीं जानते थे, पर कम्मी को पहचानते जरूर थे। बीबी, स्टेशन मास्टर ने यह चिट्ठी दी है, मजदूरों ने कहा। कम्मी ने पढ़ी। चिट्ठी प्रिंसिपल के नाम थी। लिखा था, सुमेश एक अच्छा पत्रकार है, मेरी जान पहचान का व्यक्ति है। कुल्लू घाटी की सैर को जा रहा था। रास्ते में अचानक बीमार हो गया है। वह सफर के काबिल नहीं था। मैंने इसे यहीं स्टेशन पर उतार लिया है।
इसे डॉक्टरी सहायता जितनी जल्दी हो सके दीजिएगा। मेहरबानी। स्कूल के डॉक्टर पर चाहे स्कूल के बच्चों की ही जिम्मेदारी थी, परंतु समय कुछ समय इस गांव वाले साथ लगते दूसरे गांव वाले भी उससे सहायता लेने आ जाते थे। डॉक्टर ने अपने क्वार्टर में एक कमरा बाहर के आने वाले मरीजों के लिए बनाया हुआ था। वैसे उसे बाहर के मरीजों के लिए स्कूल की प्रिंसिपल से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती थी, क्योंकि वह पूरे समय के लिए स्कूल की सर्विस में था। कम्मी ने चिट्ठी पढ़ी, डांडी में पड़े हुए मरीज को देखा। सुमेश 31 वर्ष का होगा। उसके चेहरे पर दर्द की थकावट भी थी और दर्द को सहन करती एक मुस्कुराहट भी थी। उसके बाल बिखर कर उसके चौड़े सफेद माथे पर पड़े हुए थे। उन पर रास्ते की एक पतली धूल थी। उसकी मोटी आंखें दर्द से कुछ सिमटी हुई थीं, परंतु उनकी चमक पर कोई परछाई नहीं थी। उसने अपने होठों पर एक बार जबान फेरी। प्यास और बुखार की तेजी से उसके होठ सूख गए थे। बुखार? कम्मी ने आहिस्ता से पूछा। मजदूरों ने कुछ सांस लेने के लिए डांडी अपने कंधों से उतार कर नीचे रख दी हुई थी। मेरा पैर, कुछ दिन हुए एक कील चुभ गया था, परंतु आते समय कोई खास दर्द नहीं था। गाड़ी में अचानक पैर सूज गया। पठानकोट पहुंचने तक दर्द बहुत बढ़ गया। मुझे चाहिए था कि मैं वहीं ठहर जाता, परंतु लापरवाही सी हो गई। मैं आगे छोटी गाड़ी में बैठ गया। दर्द बढ़ता गया, सूजन भी बड़ी बढ़ गई। उसके साथ शायद बुखार भी हो गया है। इस स्टेशन पर स्टेशन मास्टर मेरी जान पहचान का निकल आया। उसने मुझे आगे नहीं जाने दिया। यहाँ डॉक्टर शायद मुझे सेप्टिक आप यहाँ खड़े ना होइए। वह सामने डॉक्टर का क्वार्टर है, आप वहां चलिए। मैं यह चिट्ठी प्रिंसिपल को दे आऊं। कम्मी ने मजदूरों से कहा। तीसरे दिन तक सुमेश का बुखार कम हो गया। पैर की सोज अभी तक कम नहीं हुई थी, परंतु उसकी लाली कुछ कम हो गई थी। पहले 2 दिन डॉक्टर को घबराहट रही थी, यह विष बढ़ता बढ़ता टांग में न फैल जाए, परंतु आज तीसरे दिन उसे महसूस हुआ कि चाहे अभी तक वह कष्ट को बहुत कम नहीं कर सका, पर उसने उसे पकड़ जरूर लिया है। अब उसको खतरा कोई नहीं था। वैसे एक बार स्प्रिट के साथ हाथ धोकर इंजेक्शन लगाते समय उसने सुमेश को कहा, आप पठानकोट में ही यदि डॉक्टरी सहायता लेते तो अच्छा था। आगे की यात्रा करके आपने एक खतरा मोल लिया था। हाँ ठीक है, पर एक तरह यह खतरा मोल लेना अच्छा ही रहा। और सुमेश ने आंखों में पता नहीं क्या भरकर कम्मी की ओर देखा। कम्मी के चेहरे पर से एक लाली गुजर गई। पास खड़ी माँ बेमालूम सी मुस्कुराई। रात को प्राय सोने से पूर्व अथवा शाम की सैर के समय कम्मी दिन में पढ़ी हुई किसी किताब में से माँ को कुछ पंक्तियां सुनाया करती थी। आज कम्मी ने किसी किताब की बात न की। माँ ने एक बार पूछा, 2 बार पूछा और फिर कम्मी ने कहा, आज मैं एक फ्रेंच नर्तकी का जीवन पढ़ रही थी। अपनी योग्यता और सुंदरता के जोर पर वह सारे यूरोप पर छाई हुई थी। कम्मी ने अचानक माँ के मुंह की ओर देखा। क्या मोहब्बत के पैरों के नीचे कारण की कोई जमीन नहीं होती? फिर माँ के उत्तर की प्रतीक्षा करने से पहले ही वह कहने लगी, बेपनाह दौलत और असीम ताकत उसके एक इशारे से एकत्र हो जाती थी, पर उसे एक राह चलता व्यक्ति अच्छा लगने लग पड़ा। उसे पैसे की आवश्यकता नहीं थी, पर उसने उसको बड़ी खर्चीली फरमाइशें डाली ताकि हार कर वह उसका शहर छोड़ जाए। वैसे वह सोचती थी कि वह कहीं चला जाए, परंतु यदि उसे किसी औरत से बात करते देख लेती तो बावरी सी हो जाती, उसे गालियां तक निकालने लग जाती। आप फर्श के ऊपर लेट लेट कर रोती। फिर वह अपने आप से पराजित हो गई। एक दिन उसे कहने लगी, मैं सारी आयु केवल एक ही बात से डरती रही हूं कि मैं कभी किसी को मोहब्बत ना करूं। यह मोहब्बत औरत को केवल एक दर्द देती है और कुछ नहीं, और मैं अपने आप को दर्द से बचाना चाहती थी। कम्मी ने कहानी को यहाँ ही तोड़ दिया। माँ ने कहा कुछ नहीं, पूछा कुछ नहीं, केवल कम्मी का हाथ अपने हाथ में लेकर दबा दिया। सुमेश का बुखार बिल्कुल उतर गया था। पैर की सूजन भी बहुत कम हो गई थी, परंतु अभी बिस्तर पर बैठे बैठे
1-2 घंटे काम करने के लिए उसने डॉक्टर से पूछा। मैंने कुल्लू घाटी पर लेख लिखने थे, उन लोगों के रहन-सहन, रीति-रिवाज, लोकगीत, लोक-नाच इत्यादि पर। और सुमेश ने दीवार के साथ टंगे हुए अपने कैमरे की ओर देखकर डॉक्टर से कहा, पता नहीं अगले सफर के लिए मुझे और कितने दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मेरे पास कुछ अनुवाद का कार्य है, सरकार की पुस्तकें। मैं 1-2 घंटे यह काम कर लिया करूं? 1-2 दिन और ठहर जाइए, बैठने में भी पांव पर भार पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। सुमेश ने लेटे-लेटे पढ़ने के लिए प्रिंसिपल से कुछ किताबें मांगी। आप चाहे रोज की एक किताब खत्म करें, इसके पास बहुत किताबें हैं, इतनी कि आपसे कई महीने ना खत्म हो सकें। प्रिंसिपल ने कम्मी की ओर हाथ करके कहा। पहले 3-4 दिन प्रिंसिपल और कम्मी दिन में 2 बार सुमेश का हाल पूछने आती थी। फिर 2-3 दिन कम्मी जैसे सुमेश के कमरे में आने से संकोच करने लगी। किसी समय कोई काम निकाल लेती और किसी समय कोई बहाना कर लेती। प्रिंसिपल अकेली आ जाती। फ्रेंच नर्तकी के तत्व ज्ञान को शायद मेरी कम्मी भी ठीक समझने लग पड़ी है, आज प्रिंसिपल ने हंसकर कम्मी को कहा था। कम्मी को यह मानने से इनकारी थी, इसीलिए इसका सबूत देने के लिए आज वह प्रिंसिपल के साथ सुमेश का हाल पूछने के लिए आई थी। हाँ, जिस तरह की किताबें आपको पसंद हो मैं भेज दूंगी, कम्मी ने सुमेश को कहा। और फिर कितनी ही किताबों के नाम लिए। जो किताब इनमें ना पढ़ी हो, कम्मी ने पूछा। अगले दिन फिर उससे अगले दिन सुमेश ने किताबें पढ़ते हुए उन पंक्तियों को बड़े गौर से पढ़ा जिन पंक्तियों पर कि कम्मी ने पेंसिल से निशान किए हुए थे। किताबों की कहानियों से कहीं अधिक वह निशान लगाने वाली की कहानी पढ़ रहा था। वह अपने लंदन के सफर से जो कुछ लाया था वह सब एक सबक था, एक घाव था। मैं तुम्हें मजा देती हूँ, परंतु खुशी नहीं, यह बुरा है। उसे यह महसूस हुआ वह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है। वह गुस्से नहीं था, उदास नहीं था, केवल थका हुआ था, अनंत का थका हुआ। और उसे लगा कि उसके भीतर कुछ मर गया था। यह मरने वाली वस्तु शायद उसकी जवानी थी। ये दुख देने वाली यादें जो हम सारी आयु अपने साथ उठाए फिरते हैं, परंतु कभी उसकी बात नहीं करते। मोहब्बत उस फूल की तरह होती है जिसके ऊपर के हिस्से में मिठास होती है और नीचे के हिस्से में कड़वाहट। मोहब्बत एक मासूम, निर्दोष, आश्चर्य, पागलपन, हर व्यतीत हो रहे दिन में से एक ज्ञान की 1 अथवा 2 बूंदें निचोड़ कर लेता था। शरीर की मशीन चलती रहती है, दिल धक धक करता रहता है, फेफड़े हवा खींचते रहते हैं, नाखून और बाल उगते रहते हैं, तब भी जबकि हम भीतर से मर चुके हैं। सुमेश के हाथ से किताब गिर पड़ी। उसे ऐसा लगा कि उसने कम्मी को पढ़ लिया था, सारा नहीं तो कुछ तो जरूर पढ़ लिया था। उस दिन डॉक्टर से बातें करते हुए सुमेश ने उस कुछ के इर्द गिर्द घूमने वाली कम्मी की जिंदगी के हादसे भी जान लिए। यह लड़की कम्मी बड़ी गंभीर और सयानी मालूम देती है। सुमेश ने मेज पर पड़ी हुई किताबों की ओर इशारा करके डॉक्टर से कहा, हाँ, बहुत सयानी, बहुत अच्छी। पर यह सयानापन, यह अच्छाई। सुमेश कुछ रुका फिर कहने लगा, मेरा विचार है कि कोई भी सयानापन, कोई भी अच्छाई बहुत से दुखों को झेले बिना नहीं आती। डॉक्टर ने सुमेश को कमल के विवाह की और फिर अपने हाथों पाल के साथ शील का विवाह करवा देने वाली बात सुनाकर कहा, यह उसकी दिलेरी अचंभे की सीमा तक एक दिलेरी है, क्या नहीं? सुमेश सुनता रह गया। फिर उसे ख्याल आया, सारी सामाजिक व्यवस्था जैसे एक सीधी सादी लड़की की तरह थी और कमल ने एक कारीगर की तरह उसको छील तराश कर उसमें से अपनी मर्जी का एक कानून घड़ लिया था। डॉक्टर सुमेश को कुछ देर बाहर बरामदे में धूप में बैठने के लिए कहकर चला गया। सुमेश ने कागज कलम उठाई, एक छोटा सा खत लिखा, केवल यही, सामाजिक व्यवस्था की सीधी लड़की में से एक कारीगर की तरह अपनी मर्जी का कानून घड़ने वाली बात, और एक पंक्ति और, एक दिलेरी को मेरा प्रणाम। नौकर के हाथ सुमेश ने कम्मी को किताबें वापस भेजी। किताबों में वह छोटा सा खत भी रख दिया और जबानी उसको कहा
कि वह कुछ और किताबें ले आए। रात को सुमेश का पैर सूज गया। उसे पता था कि गलती उसकी अपनी ही थी। दोपहर को बरामदे में बैठा हुआ सुमेश बाहर के बगीचे में कितनी ही देर टहलता रहा था। उसके पैरों में सिर्फ पतले स्लीपर थे। जमीन गीली थी। सर्दी उसके पांव को चढ़ गई थी। डॉक्टर के गुस्से को उसने किसी तरह ठंडा किया, परंतु उसे पैर की चिंता के साथ साथ एक और चिंता भी लग गई। अनुवाद का कुछ काम उसे बहुत जल्दी समाप्त करना था और अब बिस्तर में बैठकर काम करने का अवसर भी उसने स्वयं खो दिया था। यदि किसी तरह आप मेरी मदद करें, उसने प्रातः प्रिंसिपल की मिन्नत की। मैं बोलता जाऊंगा, कोई मेरे पास बैठकर लिखता जाए। प्रिंसिपल ने कम्मी तथा स्टाफ की अन्य अध्यापिकाओं को कहा कि वे बारी बारी हर रोज एक एक घंटा सुमेश की सहायता कर दें। जब सुमेश के बोलने की और कम्मी के लिखने की बारी आती, चाहे वे काम के बिना और कोई बात नहीं करते थे, परंतु बीमार चेहरे पर एक गुलाबी रंग अवश्य फिर जाता था। कम्मी ने अभी कागज कलम पकड़े ही थे। सुमेश एक तकनीकी शब्द के लिए डिक्शनरी देख रहा था। तभी इतनी तेज हवा चली, लगता था अभी एक तूफान आने वाला है। सुमेश के शरीर पर केवल एक चादर थी। कम्मी ने उसके पैरों को गर्म करने के लिए एक कंबल भी उसके ऊपर डाल दिया। हवा से बचने के लिए कमरे के खुले दरवाजे को बंद कर दिया। हवा तेजी से आंधी में बदलती जा रही थी। दिन चाहे अभी डूबा नहीं था, परंतु दिन का सारा प्रकाश मटमैला हो गया था। कमरे में लैंप चल रहा था। फिर तेज वर्षा होने लगी। अश्वनी का महीना जैसे कुछ मिनटों में ही पौष अथवा मार्गशीर्ष बन गया। कम्मी ने सुमेश के सूटकेस में से उसका स्वेटर निकाल दिया। वहां एक और भी स्वेटर है, काला, पूरी बाहों वाला। कम्मी ने स्वेटर निकाला। सुमेश ने वह स्वेटर फिर से कम्मी को देते हुए कहा, यह आप पहन ले। मैं? कम्मी ने स्वेटर मेज पर रख दिया। नहीं, मुझे जरूरत नहीं। खिड़की में से आ रही हवा शरीर को चीर रही थी। सोमेश को पता था कि कम्मी ने गलत कहा था। कम्मी को भी पता था कि उसने गलत कहा था। सर्दी से उसकी बाहें नीली होती जा रही थी। सोमेश ने बाह लंबी करके मेज पर से स्वेटर उठाया, फिर कम्मी की ओर बढ़ाया। इसे पहन ले, नहीं तो मैं पैरों पर से कंबल उतारकर पैर से सर्दी लगवा लूंगा। सोमेश के इस डरावे पर स्वयं सोमेश को भी हंसी आ गई और कम्मी को भी। कम्मी ने स्वेटर पहन लिया। हवा के तेज झोंकों के कारण लैंप की बत्ती धप धप कर रही थी। फिर खिड़की से पानी की फुहार और तेज हवा आने लगी। कम्मी के बाल उसके माथे पर बिखर गए। लैंप की बत्ती बुझ गई। कम्मी ने भागकर खिड़की बंद कर दी। कमरे में और भी अंधेरा हो गया। सोमेश ने तकिए के नीचे हाथ मारकर सिगरेट माचिस ढूंढी और फिर उसने माचिस की एक तीली जलाई। कम्मी बुझे हुए लैंप को फिर से जलाना चाहती थी। उसने माचिस लेने के लिए सोमेश के तकिए की ओर हाथ बढ़ाया। गहरा काला स्वेटर, माथे पर गहरे काले बालों की लटें, कमरे के गहरे काले अंधेरे में एक तीली की हल्की सी रोशनी। सुमेश को कम्मी का चेहरा इस तरह लगा जैसे एक लैंप जल रहा हो। फिर हाथ की तीली बुझ गई। सोमेश ने एक और तीली जलाई। उसे लगा कि उसके हाथ कांप रहे हैं। एक दूसरी तीली की रोशनी में कम्मी ने लैंप जला दिया। अडिग दूर कुर्सी पर बैठ गई और हाथ में कागज पकड़ती हुई बोली, लिखाइए। सुमेश बोला, नहीं। कम्मी ने उसकी ओर देखा। सुमेश की आंखों को जाने कोई किताब नहीं दिखाई दे रही थी, केवल कम्मी का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। यह मौन आकाश जैसा विशाल था, परंतु इस आकाश में जैसे एक तूफान भरा हुआ था। भारी वर्षा भरी हुई थी। कम्मी, सुरेश के होठ कांपे। आवाज ने कम्मी के सारे शरीर को स्पर्श किया, इसीलिए कम्मी ने अपना ध्यान नीचे ही डाले रखा। उसने सोमेश की ओर देखा नहीं। उसे लगता था कि उसकी आंखों से इस स्पर्श का सबूत मिल जाएगा। सोमेश सोचता था जैसे उसकी आवाज एक दीवार के साथ टकराकर फिर उसके पास ही वापस आ गई थी। गलती एक मर्द की थी कम्मी, परंतु तुम इसकी सजा दुनिया के सभी मर्दों को दोगी। यह पहली बार थी जब सुमेश ने कम्मी को तुम कहकर बुलाया। मेरे तजुर्बे की यदि कोई सजा है तो वह केवल मुझे है और किसी को नहीं, कम्मी ने आहिस्ता से कहा। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह सजा मुझे मिल रही है?
सोमेश ने जल्दी से कहा। कम्मी के पास इस कठिन सवाल का कोई जवाब नहीं था। दरवाजा खटका। कम्मी ने उठकर दरवाजा खोला। डॉक्टर के आ जाने से कम्मी जवाब देने की कठिनाई से बच गई। सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहा। बाहर भारी तूफान आ रहा था। डॉक्टर ने कहा, वह सिर से पांव तक वर्षा में भीगा हुआ था। सोमेश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। एक बार उसने कम्मी की ओर देखा। कम्मी को महसूस हुआ सुमेश के भीतर एक तूफान था। आंखों की खुली खिड़की में से वह तूफान अंदर आ रहा था। कम्मी के कमरे में, कम्मी के मन में। वह सिर से पांव तक कांप उठी। मैं कपड़े बदल लूं? डॉक्टर ने कहा और फिर कम्मी की ओर देखा। कमल, आप थोड़ा कष्ट करो, कॉफी बना दो। अभी 5 मिनट में, कम्मी ने कहा और रसोई की ओर चली गई। प्रातः चाय का प्याला माँ को देते हुए कम्मी माँ के बिस्तर में बैठ गई, फिर लेट गई। माँ ने चाय पी, खाली प्याला पास पड़े हुए मेज पर रखा और फिर कम्मी का सिर तकिए से उठाया। तकिया कम्मी के आंसुओं से भीगा हुआ था। कम्मी, माँ ने रुमाल के साथ कम्मी का मुंह पोंछा और फिर आंखों में सवाल भरकर कम्मी की ओर देखा। मुझे डर लगता है माँ, बहुत डर लगता है। कम्मी ने फिर तकिए पर मुंह उल्टा कर लिया। सोमेश ने कुछ कहा है? माँ कम्मी के साथ ही बिस्तर में लेट गई। बाहर से कोई कुछ नहीं कह सकता माँ। मुझे जब भी कोई डर लगता है अपने अंदर से ही लगता है। कम्मी ने एक उच्छ्वास लिया, फिर कहा, मैंने समझा था मेरे अंदर कुछ नहीं, किसी मर्द के लिए कुछ नहीं, पर इस अपने अंदर का भी पता नहीं होता। सुमेश को पाल वाली बात का पता है? माँ ने तनिक ठहर कर पूछा। हाँ पता है, शायद उसने डॉक्टर से सुना है। कुछ कहता था? उसने मुझे एक छोटा सा पत्र लिखा था कि समाज की व्यवस्था एक सीधी पधरी लड़की की तरह थी। तुमने एक कारीगर की तरह उस लकड़ी को छील कर तराश कर अपनी मर्जी का कानून घड़ लिया। इस तेरी दिलेरी को मेरा प्रणाम। खत बहुत सुंदर है, पर माँ चुप हो गई। फिर कहने लगी, दूर से प्रणाम कर लेना आसान होता है, पर उन कठिनाइयों का साथ देना और बात होती है। माँ फिर चुप हो गई। ठहर कर कहने लगी, कानूनन अभी तक तुम्हें पाल से तलाक भी तो नहीं मिला। कम्मी ने ना विवाह की बात को सोचा, ना तलाक की बात को। वह केवल अपने मन को टटोल रही थी। कहने लगी, कल उसने मुझे अपना स्वेटर पहनने को दिया। रात सोते हुए मैं वह स्वेटर उतारने लगी, फिर वह स्वेटर मुझसे उतारा ना गया। मैं सारी रात वह स्वेटर पहने सोती रही। अब प्रातः मैंने किसी के हाथ वह वापस भेज दिया है, परंतु कम्मी चुप हो गई। माँ ने उसकी ना कही हुई बात भी सुन ली थी, पर मुझे लगता है जैसे वह स्वेटर अभी भी मेरे गले में पड़ा हुआ है। कुछ देर बाद कम्मी माँ के बिस्तर से उठी। तैयार होने और स्कूल जाने का समय हो गया था। बाहर सड़क पर खड़ी हो कम्मी ने चारों ओर देखा। होनी का रथ अभी दिखाई नहीं देता था, परंतु उसके पहियों की खड़क उसके कानों में पड़ने लग गई थी। कम्मी अपने कमरे में गई, अलमारी खोलकर स्कूल जाने के लिए कपड़े निकाले और फिर गुसल खाने में चली गई। अभी कंघी ही कर रही थी, दरवाजा खटका। जिस नौकर के हाथों कम्मी ने सुमेश का स्वेटर वापस भेजा था, वही नौकर सुमेश का खत लेकर आया था। नौकर चला गया। कम्मी ने खत पढ़ा। लिखा हुआ था, मेरी सब कुछ। कल से पहले यह स्वेटर एक साधारण स्वेटर था, आज से यह मेरे लिए पवित्र बन गया है। ना मैं इसको कभी धोऊंगा, ना पहनूंगा। इसमें तेरी एक खुशबू है, तेरा एक एहसान। संभाल संभाल कर रखूंगा मैं, जो तेरा कुछ भी नहीं। कम्मी को लगा यह खत नहीं था, एक कविता थी। अनादि मर्द की अनादि औरत के लिए लिखी कविता। और फिर उसे महसूस हुआ उसका सब कुछ उसके अर्पण होता जाता था। जिसने लिखा था, मैं, जो तेरा कुछ भी नहीं। एक वर्षा से भीगा हुआ मौसम सोमेश के पैर के लिए अच्छा नहीं था। किसी दिन सूजन उतर जाती, किसी दिन फिर हो जाती। डॉक्टर ने सलाह दी कि वह वापस चला जाए। सूखे मौसम में उसका पैर अपने आप ठीक हो जाएगा। रास्ते के लिए उसने कुछ दवाइयां दे दी। कम्मी सोमेश के बिखरे हुए कपड़े उसके सूटकेस में संभाल रही थी। बस चला जाऊं?
कम्मी के पीछे खड़े हुए सोमेश ने झुककर कम्मी के कंधों पर हाथ रखा। कम्मी चौंक कर खड़ी हो गई। सोमेश के हाथ उसने आहिस्ता से कंधे से हटा दिए। सामने खड़ी कम्मी को सोमेश ने 1 मिनट देखा और फिर खींच कर गले से लगा लिया। नहीं सुमे, ये शब्द कम्मी के होठों पर आए और फिर वहीं खड़े हो गए, जैसे किसी की आंखों में से 2 आंसू आए और फिर आंखों में ही अटक जाएं। सुमेश चला गया, परंतु उसे महसूस हुआ उसका कितना कुछ पीछे कम्मी के पास रह गया था। कम्मी वहीं रही, परंतु उसे लगा उसका कितना कुछ सोमेश के साथ चला गया था। मियादी बुखार के बाद जैसे कोई व्यक्ति जमीन पर चलता है तो उसे लगता है जमीन उसके पांवों के नीचे से हिल रही है। कम्मी स्कूल जाती, शाम को खेतों की मेड़ पर चलती, रात को माँ के पास बैठकर कोई किताब पढ़ती, पर उसे महसूस होता कि जमीन उसके पैरों के नीचे हिल रही थी। चौथे दिन सोमेश का खत आया। मैं यहाँ आ गया हूँ, दिल्ली, परंतु अपनी नजर वहीं छोड़ आया हूँ, तुम्हारे पास कम्मी, और अब मुझे यहाँ दिखता कुछ नहीं। एक नजर मुझे भेज दो। कम्मी ने हंसना चाहा परंतु हंस ना सकी, रोना चाहा पर रो ना सकी। उसने एक कागज सामने रखा। उसकी कलम कांप रही थी। कुछ शब्द लिखे, फिर पढ़े। उसे महसूस हुआ उसके शब्द भी कांप रहे थे। बदकिस्मती को बुलावा ना दो सोमेश, वह जहां है उसे वहीं रहने दो। सोमेश का उत्तर आया, बदकिस्मती तो बिना बुलाए आ जाती है कम्मी, तू तो बुलाने पर भी नहीं आती, इसीलिए तुम बदकिस्मती नहीं हो, तुम जरूर खुशकिस्मती हो। खुशकिस्मती को आदत होती है मिन्नत करवाने की, कम्मी ने उत्तर दिया। मेरे ईमान, नसीबों का माथा जब एक बार घायल हो जाता है तो उसके घाव चाहे मिल जाएं, परंतु उसका निशान कभी नहीं मिटता। मेरे पैरों पर अतीत की तलखियां हैं, इन पैरों के साथ मैं कौन सी राह पर चल सकती हूँ। सुमेश का खत आया। यदि तुम मेरी दुनिया में नहीं आ सकती कम्मी, तो मुझे अपनी दुनिया में आ जाने की अनुमति दे दो। कोई भी राह होगी मैं चला आऊंगा, केवल मुझे एक आवाज दे दो। आवाज कम्मी के भीतर से उठी, परंतु गले में अटक गई। कम्मी ने खत लिखा, मेरी मंजिल, मैं किस अधिकार से तुम्हें आवाज दूं? दुनिया के कानून ने मेरे पास कोई अधिकार नहीं छोड़ा। वापसी डाक से सोमेश का खत आया। कम्मी, मुझे अपने जीवन के कागज पर कानून की कोई मोहर नहीं चाहिए। मुझे दिल चाहिए, कानून के दस्तखत नहीं चाहिए। दिल पहले ही कम्मी के कहने से बाहर था। कम्मी सारे खत माँ को पढ़ा दिया करती थी। यह खत भी उसने उसे पढ़ा दिया। अभी कम्मी ने इस खत का उत्तर नहीं दिया था। सुमेश का खत आया कि उसके पैरों की तकलीफ बहुत बढ़ गई है, वह अकेला चारपाई पर पड़ा हुआ है। माँ को गांव से बुला सकता था, पर उसने नहीं बुलाया और उसने लिखा था, मुझे पता है तुम मेरे पास नहीं आओगी, मैं इसी तकलीफ में सफर कर लूंगा। मुझे अनुमति दे दो कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। इस दुख में मैं केवल तुम्हारा साथ चाहता हूँ। कम्मी का रोना निकल आया। सारा धीरज उसके आंसुओं में बह गया। उसने माँ से पूछा और फिर सोमेश को तार दे दी। मैं आ रही हूँ। माँ को जाना ही था। स्टाफ की लड़कियां भी कम्मी को स्टेशन पर छोड़ने गईं। पैर का बहाना अच्छा निकाला उसने तुम्हें बुलाने के लिए। एक लड़की ने कम्मी की बाह पर चुटकी ली। दूर बैठे हुए ने हमारे गांव में डाका डाल दिया है। दूसरी खिलखिलाकर हंस पड़ी। गाड़ी में बैठती कम्मी को एक लड़की ने गुलाब के बहुत से फूल पकड़ाए और कहा, उससे कहना भला मानस बनकर हमारी कलीचड़ियां हमें भेज दे। पास से दूसरी जल्दी से बोली, हमें चांदी की कलीचड़ियां नहीं चाहिए, हम सबको सोने की भेजें। गाड़ी चलने तक माँ ने काफी साहस का परिचय दिया था, परंतु जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म से हिली, माँ को रोना आ गया।